नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत की खबर। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आज पूरे दिन की कुछ अहम खबरों का रैपअप भारत की खबर में आज आपको देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राम मंदिर में दान में हुई चोरी की, जिसको लेकर के आज राम मंदिर न्यास मतलब ट्रस्ट की बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुई। बैठक में चंपत राय का जो महासचिव थे, महामंत्री थे, और वही सारी देखरेख करते थे ट्रस्ट की, और राम मंदिर के अंदर सारे प्रबंधन का उन्हीं के ऊपर जिम्मा था, उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। साथ ही अनिल मिश्रा एक और व्यक्ति थे चंपत राय के साथ जो जिनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी थी, उनका भी इस्तीफा हुआ, उसको भी स्वीकार कर लिया गया। लेकिन बात यह है कि इस बैठक के बाद संदेश क्या निकला, लोगों के बीच में मैसेज क्या गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये तो ठीक है कि चोरी हुई है, हम सब बड़े आहत हैं, हम सब बड़े लज्जित हैं, ये बातें बाहर निकल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले जो राम मंदिर न्यास के कोषाध्यक्ष हैं गोविंद देवगिरी जी महाराज, और दूसरे जो अब वहां पर इंटरिम एक तरीके से महासचिव जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किए गए कृष्ण मोहन जी, उन्होंने ये बातें की। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने चंपत राय की भूमिका का एक तरीके से बचाव भी किया, और यह भी कहा कि उन्होंने बड़े शुद्ध अंतःकरण से, उदार मन से अपने आप इस्तीफा दे दिया था, और कुछ ऐसा नहीं है, कोई हमारे पास और कोई चारा नहीं था कि हम उनका इस्तीफा स्वीकार ना करते। मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि न्यास का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसमें अगर इस्तीफा दे दिया जाता है तो वो स्वीकार ही करना पड़ता है। खबर ये भी है कि अंदर जब मीटिंग चल रही थी तो उस ट्रस्ट के मेंबर्स में एक सेक्शन ऐसा भी था जो नहीं चाहता था कि चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार किया जाए, और बाहर निकल कर भी एक तरीके से ये यही बताया गया कि चंपत राय जी की कोई गलती नहीं है। उनकी गलती इतनी है कि उन्होंने अपने जिन लोगों को जिम्मेदारियां दे रखी थी उन पर जरूरत से ज्यादा विश्वास किया। इसके अलावा चंपत राय या अनिल मिश्रा की कोई और जवाबदेही तय नहीं की गई। उस मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब इतना ही था। लेकिन क्या ये जो मैसेज गया वो संतोषजनक है? जो लाखों करोड़ों लोग आहत हुए हैं, जिनको ये बहुत बात अंदर तक चुभी कि कैसे राम जी के मंदिर में चोरी हो गई, और उसके लिए वही लोग, उन्हीं लोगों को के बीच में से लोग जिम्मेदार ठहरे जिन लोगों ने उस मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो इसका जवाब है कि पूरी तरीके से उनकी संतुष्टि नहीं हुई है। अब एसआईटी की जांच में क्या आएगा, पुलिस की जांच में क्या आएगा, उससे पहले ही अगर ट्रस्ट अपनी तरफ से जनरल सेक्रेटरी जो सब कुछ थे उस प्रबंधन के, उस मंदिर के, चंपत राय, एक तरीके से उनको क्लीन चिट दे रहा है कि इनके ऊपर हमें कोई शंका नहीं है, इनकी भूमिका पर हमें कोई संदेह नहीं है, इन्होंने तो खुद बड़े उदार मन से अपना इस्तीफा दे दिया है, तो फिर जांच पे क्या निकलेगा। यहां तो बातें ये हो रही थी क्या चंपत राय जी की और जवाबदेही तय की जाएगी, मांग की जाएगी कि एफआईआर में उनका नाम भी जोड़ा जाए। वो सब तो दूर, एक तरीके से ये कह दिया गया कि चंपत राय जी ने तो बड़ा अच्छा काम किया कि उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया, और हम भारी मन से उनका एक तरीके से इस्तीफा स्वीकार करते हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया कि मीडिया में बड़ा बढ़ा चढ़ाकर इस प्रकरण को दिखाया जा रहा है कि बहुत बहुमूल्य धातुएं, वस्तुएं, आभूषण या जो और कुछ भेंट दी गई थी मंदिर में दान स्वरूप, वो सब गायब हो गई हैं, उनका कुछ पता नहीं है। तो आज बाकायदा एक लिस्ट लेकर के बताया गया कि ये बहुमूल्य चीज़ें अभी भी हमारे रजिस्टर में दर्ज हैं, और वो सब चीज़ें बिल्कुल सुरक्षित हैं। चलिए, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन फिर वही बातें कि रामद्रोही और जिन्होंने कभी भगवान राम का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलाई, वो आज आपको बांटने का प्रयास कर रहे हैं। आज का मौका ये सब करने का नहीं था। फिर भी ये बातें कही गई, ये भी कहा गया राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाय एंड लार्ज एक यही कहना पड़ेगा कि आज की इस बैठक से संदेश केवल इतना गया कि चंपत राय जी के ऊपर किसी को कोई शक नहीं है। चंपत राय जी एक बड़े शुद्ध मन वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझकर इस्तीफा दे दिया, जो भारी मन से ट्रस्ट ने स्वीकार कर लिया। इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे कम कुछ नहीं। अब आगे देखिए कि उनकी जगह जो कृष्ण मोहन जी नियुक्ति जिनकी की गई है अंतरिम तौर पर उस पद पर जिस पर चंपत राय जी थे, वो आगे क्या भूमिका लेते हैं। उनका थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, उनका परिचय करवा दूं। दरअसल कृष्ण मोहन ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पूरे मामले में एफआईआर पुलिस में जाकर के रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। सितंबर 2025 को ये ट्रस्ट के मेंबर बने थे कामेश्वर चौपाल जी की जगह, जिनका निधन हो गया था। ये हरदोई के रहने वाले हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की है। महाराष्ट्र में फॉरेस्ट ऑफिसर ये रहे हैं, 2012 में रिटायर हुए, आरएसएस से जुड़े रहे हैं, और 2023 में क्षेत्रीय संघ चालक पूर्वी उत्तर प्रदेश का दायित्व इनको मिला था। तो अब ये की पर्सन है। अब देखते हैं कि ये किस तरीके से इस तंत्र को सुधारते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना कहा कि इसके ट्रस्ट के संचालन और प्रबंधन में कुछ कमियां थी, कुछ गलतियां थी, जिनको हम दुरुस्त करने का काम करेंगे। लेकिन बड़ी बात है कैसे आप करोड़ों राम भक्तों का भरोसा दोबारा वापस लौटाएंगे, उसके लिए क्या काम किया जाता है, ये हमको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। अदरवाइज आज की इस बैठक से और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ खास हासिल नहीं हुआ, सिवाय इसके कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उनकी कोई जवाबदेही तय नहीं की गई है। ये पहली खबर की बात थी। दूसरी बड़ी खबर आज पंजाब से आई है। चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के सांसद हैं फिलहाल, उन्होंने बगावत का झंडा उठाया हुआ है और उनको किसी तरीके से रोक
थाम करके रखा हुआ है कि वो आगे एक कदम बढ़ाएं। इससे पहले राहुल गांधी के आने का इंतजार कर लें, जो विदेश में हैं, और कल वो भारत लौटेंगे। और आज भूपेश बघेल जो पंजाब के प्रभारी हैं वो भी वहां गए हुए थे। पंजाब वो गए हैं, 4-5 दिन की दौरे पर हैं, लेकिन चन्नी गुट ने उनसे मिलने से ही इनकार कर दिया है। चन्नी गुट या पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, आप सब जानते हैं, वो इस बात से नाराज हैं कि जो रिस्ट्रक्चरिंग की गई है वहां पर पार्टी ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें उनको कैंपेन कमेटी का चीफ दिया गया है, बनाया गया है, जबकि वो चाहते थे प्रदेश अध्यक्ष बनना। और उनके समर्थकों का भी ये भी मन था कि चरणजीत सिंह चन्नी सबसे लोकप्रिय नेता हैं पंजाब कांग्रेस के, तो उनको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करके आगे बढ़ती चुनाव में कांग्रेस पार्टी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पंजाब जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश में अगले साल जितने राज्यों में चुनाव होना है उसमें से एक ऐसा राज्य जहां सबसे ज्यादा उम्मीद पार्टी को जीत की होती, वहां पर जिसे कहते हैं शूट वन सेल्फ इन द फुट, अपने पांव में खुद गोली मार ली है। चरणजीत सिंह चन्नी जिस तरीके से बगावती हो गए हैं। आज उन्होंने एक और तस्वीर पोस्ट की। पहले भी उन्होंने कुछ रोज पहले अपने घर पर जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया, बहुत सारे नेता विधायक वहां पहुंचे थे, आज उसका दूसरा संस्करण रिलीज किया उन्होंने। एक बार फिर उनके घर पर बहुत सारे बगावती लोग या उनके खेमे के लोग इकट्ठा हुए और उनमें सुखजिंदर सिंह रंधावा भी शामिल हो गए। सुखजिंदर सिंह रंधावा जो पंजाब के पूर्व होम मिनिस्टर हैं, गृहमंत्री जैसी अहम पोस्ट उनके पास रही है और इस वक्त राजस्थान के इंचार्ज भी हैं, वो भी आज उनके घर पर एक तरीके से बागी गुट में शामिल होकर ये संदेश दे रहे थे कि ऑल इज नॉट वेल इन पंजाब कांग्रेस। इससे पहले आपको याद होगा जिस दिन चन्नी जी ने ये काम किया था पहली बार और खुलकर उनके लोगों ने बगावत की थी और कहा था कि हमें मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर राजा सिंह वड़िंग वो स्वीकार नहीं है, उस दिन सुखजिंदर रंधावा दिल्ली में होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात कर रहे थे। हालांकि उस दिन वजह ये बताई गई थी कि उनकी फैमिली को कुछ थ्रेट्स हैं, वो बॉर्डर के एरियाज के अंदर गैंगस्टर्स वगैरह पर नकेल कसने के लिए होम मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं। उस रोज़ तो लोगों ने बहुत ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी बात खटक तो रही थी कि अचानक गृहमंत्री से मुलाकात इसी रोज़ कैसे उनको याद आई। लेकिन आज उनकी वो तस्वीर देखकर ये फिर से एक चर्चा शुरू हो गई है कि चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर रंधावा, ये पूरा जो ग्रुप है, क्या इसने कुछ और भी तय कर रखा है अपने लिए? और क्या राहुल गांधी अपने ही फैसले पर वापस जाएंगे? राहुल गांधी और उनकी टीम ने, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, वहां के प्रभारी अजय माकन, केसी वेणुगोपाल, भूपेश बघेल, इन तमाम लोगों ने मिलकर एक नई टीम डिसाइड की। लेकिन वो नई से ज़्यादा पुरानी थी, क्योंकि उसमें प्रदेश अध्यक्ष और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये दो अहम पद जिनको हटाने की मांग कांग्रेस के नेता कर रहे थे पंजाब के, उन दोनों को उनके पद पर बरकरार रखा गया और उसी के बाद चरणजीत सिंह चन्नी बागी हुए। लेकिन अगर ये फैसला एक बार राहुल गांधी और उनकी टीम ने ले लिया तो क्या वो चरणजीत सिंह चन्नी के दबाव में पीछे हटेंगे? अगर वो पीछे हटते हैं तो भी ये संदेश राहुल गांधी की लीडरशिप पर बड़ा खराब जाएगा, और अगर वो उनकी बात नहीं मानते हैं तो चरणजीत सिंह चन्नी किस हद तक चले जाएंगे ये कोई नहीं कह सकता। दावे तो ये भी हैं कि चन्नी बीजेपी के टच में भी हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी चरणजीत सिंह चन्नी जैसे कैरेक्टर को हवा देगी या उनके साथ खड़ी दिखना चाहेगी? अभी इस पर सवाल है। ये थोड़ी दूर की कौड़ी भी लगती है, लेकिन फिर भी चरणजीत सिंह चन्नी ने अपनी पार्टी का नुकसान तो कर ही दिया। अब यहां से उसको डैमेज कंट्रोल कैसे करते हैं राहुल गांधी, कल जब वो वापस लौटेंगे तो हमको पता चलेगा। फिलहाल पंजाब में कांग्रेस पूरी तरीके से बिखरी दिखाई दे रही है, वो तब जब वहां की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की रिपोर्ट भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। फिर भी पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर ली हैं। पंजाब से एक और खबर है, एक फिल्म रिलीज हुई, आपको मालूम है, और वो एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। उसका नाम है सतलुज। दिलजीत दोसांझ इस फिल्म में मुख्य किरदार की भूमिका में थे। और कंट्रोवर्सी ये है कि 2 रोज 3 रोज सोशल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रहने के बाद कल इस फिल्म को वहां से हटा दिया गया। अभी हटा दिया गया का मतलब साफ है कि सरकार ने कहा उस फिल्म को वहां से हटाने के लिए। हालांकि उस मीडिया प्लेटफॉर्म ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि उनको सरकारी आदेश के दबाव में या सरकारी आदेश की वजह से उस फिल्म को हटाना पड़ रहा है। उसमें सिर्फ उनकी तरफ से इतना कहा गया कि फिलहाल सतलुज उस प्लेटफॉर्म पर मौजूद नहीं है और जल्द वो कोशिश करेंगे इस फिल्म को दोबारा दर्शकों के बीच लाने की। अब उस फिल्म में ऐसा क्या है कि उसको सरकार ने उस ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाया? ये फिल्म 1900 लेट 70s से लेकर के 1995 तक, 90 के दशक तक पंजाब जिस तरीके के आतंकवाद और अलगाववाद की आग में जला, उस पीरियड को दिखाया गया है। और उसका जो सेंट्रल कैरेक्टर है उस फिल्म का, वो एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालरा, उनको बनाया गया है, जिनका किरदार दिलजीत दोसांझ अदा करते हैं। इंसिडेंटली मैंने कल ये फिल्म देखी, पूरी नहीं देखी, आधी पिक्चर देखी। मैंने कल शाम को ये फिल्म देखी, करीब 1.5 घंटा। फिल्म बड़ी एंगेजिंग बनी है। उस फिल्म के क्राफ्ट की अगर आप बात करें, जिस तरीके से वीव किया गया उस फिल्म को, वो बहुत अच्छा है। आप बैठते हैं तो आपका मन लगता है फिल्म देखने में।
लेकिन क्योंकि वो फिल्म बड़ी लंबी है इसलिए मैंने उस वक्त एक ब्रेक लिया कि मैं थोड़ी देर के बाद फिल्म कंटिन्यू करूंगा, लेकिन तब तक पता लगा कि उस फिल्म को उस प्लेटफॉर्म से हटा ही लिया गया है। फिल्म में दिखाया यह गया है कि वो जो कैरेक्टर हैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालरा का, जो पूर्व में एक बैंक कर्मी होते थे, लेकिन उनके किसी एक नज़दीकी करीबी व्यक्ति को जब अगवा कर लिया गया और बाद में उनको पता लगता है कि उनको लावारिस बता करके उनकी अर्थी को आग लगा दी गई, मतलब उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और उनको लावारिस बता दिया गया। जब वो जांच पड़ताल करते हैं तो उनको पता चलता है कि ये पुलिस के फेक एनकाउंटर थे और फिर उसी कड़ी में वो आगे बढ़ते जाते हैं। और ये एक रियल लाइफ स्टोरी है। जसवंत सिंह खालरा एक रियल लाइफ असली इंसान कैरेक्टर रहे हैं और उन्होंने दावा ये किया कि हजारों ऐसे फेक एनकाउंटर्स पंजाब में 1-1.5 दशक के अंदर हुए थे और उसका रिकॉर्ड जसवंत सिंह खालरा ने अलग अलग जिलों के शमशान घाटों के रजिस्टर्स में दर्ज रिकॉर्ड से निकाला। और उन्होंने अल्टीमेटली ये दावा, उन्होंने बहुत करीब 2-2.5 हज़ार नाम तो खुद ही पब्लिश किए, जिसको उन्होंने दुनिया के सामने रखा। वो कनाडा तक गए थे, वहां जाकर के भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी। इसके अलावा उनका दावा यह था कि ये केवल 3 जिलों की रिपोर्ट है और अगर पूरे पंजाब में इसको देखा जाए तो कम से कम 25,000 ऐसे अननेम्ड फेक एनकाउंटर्स जो हैं पुलिस के द्वारा, जिसमें आम लोगों को अगवा करके उनको आतंकवादी बता करके गोली मार दी गई, उनकी किसी न किसी रूप में पुलिस ने हत्या की, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की। ये उनका मिशन रहा जीवन भर का और उनके जीवन का अंत ऐसे होता है कि उनको उनके घर के बाहर से अगवा कर लिया जाता है और उसके बाद कभी उनके बारे में पता नहीं चलता। आज तक उनकी डेड बॉडी भी किसी को नहीं मिली है। ये मान के चला गया कि उनको पुलिस ने ही अबडक्ट किया और फिर उनकी भी हत्या कर दी, यह आरोप लगा। इसके बाद इसकी सीबीआई इंक्वायरी भी हुई थी और उसके बाद कुछ पुलिसकर्मियों को इसमें दोषी भी ठहराया गया था। लेकिन फिल्म में जो कंट्रोवर्सी है वो ये कि फिल्म पूरी तरीके से वन साइडेड नैरेटिव दिखाती है। उसमें किसी भी तरीके से आतंकवाद के और जो रूप थे उनको नहीं दिखाया गया है। उसमें किसी भी तरीके से टेररिज्म की जड़ पर कहीं कोई बात नहीं की गई है। दूसरा पक्ष दिखाया ही नहीं गया, केवल एक पक्ष दिखाया गया कि पुलिस ने फेक एनकाउंटर्स करे और वो भी पूरी तरीके से जसवंत सिंह खालड़ा के आरोपों को सच बता करके प्रस्तुत किया गया। क्या इससे पंजाब में माहौल खराब हो सकता था? क्या सिक्योरिटी रीजंस की वजह से सरकार ने इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाया? क्या वो डर उचित है? ये सारी बातें तब तक हम नहीं कर सकते जब तक उस फिल्म को हटाने के बारे में कोई आधिकारिक बयान सरकार की तरफ से ना आए, जो अभी तक नहीं आया है। लेकिन इतना जरूर है कि फिल्म में आतंकवाद के खिलाफ कुछ नहीं है। फिल्म में उस वक्त की पंजाब सरकार को बड़ी बैड लाइट में दिखाया गया है। उस वक्त के चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह, उनका जिस तरीके से उनकी हत्या की गई थी एक सुसाइड बॉम्बिंग में, वो दृश्य भी उसके अंदर दिखाया गया है। और वो बड़ा आपत्तिजनक है कि जिस व्यक्ति के द्वारा वो काम किया गया, वो जब वो जाता हुआ दिखाते हैं बॉम्बिंग के लिए, उस वक्त पीछे जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है बड़ा ग्लोरीफाइंग सा म्यूज़िक है, उसमें धार्मिक शब्द भी हैं। तो एक आतंकवादी कृत्य को इस तरीके से ग्लोरीफाई किया जाए किसी फिल्म के अंदर और वो मेन स्ट्रीम फिल्म हो, वो बड़ा आपत्तिजनक है। अब क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म्स में एक नई चीज़ और इससे हाईलाइट होती है, OTT प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट में कोई सेंसरशिप नहीं होती। मतलब आप जो भी OTT पर देखते हैं वो कभी किसी सेंसर बोर्ड के थ्रू पास नहीं हुआ होता कंटेंट है, और इस फिल्म के साथ भी वही हुआ। अगर ये फिल्म सेंसर बोर्ड में जाती तो इस रूप में तो ये कभी बाहर नहीं आ सकती थी। लेकिन फिर वही हुआ, क्योंकि फिल्म को पहले से सेंसर नहीं किया गया या फिल्म को पहले से नहीं देखा गया था, वो एज इट इज रिलीज हुई और उसके बाद उसको टेक डाउन करना पड़ा सरकार के आदेश के बाद, ऐसा ही हमको लगता है। लेकिन इसमें दूसरा पक्ष ये है कि क्या सेंसरशिप किसी भी रूप से उचित है, चाहे कैसा भी मैसेज उस फिल्म में जा रहा हो, क्या सेंसरशिप कोई उपाय है? ये एक बहस का मुद्दा हो सकता है। हमारे देश में कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म भी रिलीज़ हुई है, केरला स्टोरी भी रिलीज़ हुई है, क्योंकि लोग दावा कर रहे हैं कि अगर ये वन साइडेड नैरेटिव है तो वो भी वन साइडेड विमर्श वाली फिल्में थी, उनको तो भारत सरकार ने एक तरीके से प्रोत्साहित किया था। लेकिन ये तुलना थोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि वो अगर आप केरला फाइल्स की बात करेंगे तो वो एक सत्य घटना पर आधारित है कि एक लड़की को कैसे ब्रेन वॉश किया गया और उसके बाद उसको सीरिया तक ले जाया गया और वो कैसे वहाँ से भारत लौटती है। तो वो एक व्यक्ति के ऊपर बीती उसकी ज़िंदगी की कहानी है, अनलाइक सतलज जो कि एक पूरे पीरियड को दर्शा रही है। ऐसे ही कश्मीर फाइल्स में कोई दूसरा पक्ष नहीं है। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ
वो बिल्कुल साफ तरीके से एक पक्ष के ऊपर हुआ प्रहार था, जिसमें किसी ने, जिसको आप कॉन्टेस्ट भी नहीं कर सकते। उनके साथ जो हुआ वो पूरी दुनिया में वेल रिकॉर्डेड और डॉक्यूमेंटेड है, और किसी कश्मीरी पंडित ने कभी हथियार भी नहीं उठाया। तो इसलिए वो भी, उसमें भी ये कहना कि दूसरा पक्ष जो था उसको पूरी तरीके से फिल्म में दिखाया नहीं गया, वो भी आप सतलुज से उसकी तुलना नहीं कर सकते। सतलुज में आतंकवाद बनाम स्टेट ऑफ इंडिया और स्टेट ऑफ पंजाब, ये लड़ाई थी, उस लड़ाई के केवल एक पक्ष को दिखाया गया है। तो ये इस कंट्रोवर्सी की बात हुई। अब एक अगली कंट्रोवर्सी की बात करते हैं जो भारत में बड़ी जोरों से चल रही है, वो है E20 फ्यूल की। E20 क्या है? E20 एक चीज़ और, जब हम जसवंत सिंह खारला साहब की बात कर रहे थे, अगर आप उनके थोड़ा जीवन के बारे में और स्टडी करेंगे तो ये भी पाया जाता है कि जसवंत सिंह खारला कहीं ना कहीं खालिस्तान मूवमेंट के सपोर्टर थे। क्या उनकी कुछ राइटिंग्स से ऐसा लगता है कि वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट को, खालिस्तान के मूवमेंट को वो सपोर्ट करते थे, और इसके अलावा सिखों के ऊपर जो अट्रॉसिटीज़ हुई उसके लिए वो भारत सरकार को जिम्मेदार, स्टेट ऑफ इंडिया को जिम्मेदार मानते थे। वो स्टेट ऑफ इंडिया को हिंदू स्टेट मानते थे, ऐसा उनकी कुछ राइटिंग से प्रतीत भी होता है। तो ये भी उसका एक पहलू था। अब आती है E20 कंट्रोवर्सी के ऊपर। E20 कंट्रोवर्सी क्यों हुई, सबसे पहले ये समझना जरूरी है, क्योंकि अचानक कई लोग ये बात कर रहे हैं कि अब क्यों ये विवाद, अब क्यों? एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल तो कई सालों से भारत में बिक रहा है और सब गाड़ियां जो हैं उसी पेट्रोल पर चलती हैं। तो इसका एक बैकग्राउंड छोटा सा आपको मैं दे देता हूं। वो ये है कि दरअसल कंट्रोवर्सी इसलिए हुई क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से E20 पेट्रोल ही मिलेगा, ये आदेश निकला है। इससे पहले E10 पेट्रोल मिला करता था। E10 मतलब 1 लीटर पेट्रोल में 10% एथेनॉल। E20 का मतलब है 20% एथेनॉल मिला हुआ वो आपको ईंधन मिलता है। अब 1 अप्रैल से पूरे भारत में केवल E20 पेट्रोल ही मिल रहा है रादर। इसीलिए अब ये कंट्रोवर्सी हुई। बहुत सारे लोगों ने शिकायत करना शुरू किया कि उनकी गाड़ियों में कुछ दिक्कत आ रही है, इसकी माइलेज कम हो जाती है, इसके रिपेयर कॉस्ट बढ़ जाती हैं, वेयर एंड टेयर गाड़ियों में ज़्यादा होने लगा है, इंजन पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। और फिर आपने देखा कि सरकार ने पहले इस पर सफाई दी, उसके बाद बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बिठाया गया, ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स को, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीनियर मैनेजमेंट को उन्होंने सामने, मीडिया के सामने आकर के ये बताया कि ऐसा कोई नुकसान गाड़ियों को नहीं हो रहा है। लेकिन विवाद सिर्फ इसलिए है कि क्या भारत में एक ही किस्म का पेट्रोल, E20 पेट्रोल ही मिले, क्योंकि 2023 से पहले की जितनी भी बनी हुई गाड़ियां हैं वो E20 कंप्लायंट नहीं है। वो इससे पहले E10 मतलब 10% एथेनॉल मिश्रित फ्यूल के लिए, पेट्रोल के लिए, उसके हिसाब से बनाई गई गाड़ियां थी। अब वो गाड़ियां 20% एथेनॉल पर चलने वाले फ्यूल पर निर्भर होंगी, तो क्या उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा? सरकार और इंडस्ट्री कह रही है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन यहीं पर विवाद है। क्या कंज्यूमर को यह हक नहीं होना चाहिए कि वो अपनी मर्जी का ईंधन खरीद सके? E20 चाहे या E10 चाहे, या अगर वो प्योर पेट्रोल चाहे बिना किसी मिश्रण के, अगर वो बिल्कुल एब्सोल्यूट 100% पेट्रोल चाहता है, तो क्या ये अधिकार उसके पास नहीं होना चाहिए? दरअसल कंट्रोवर्सी यहां पर है। और अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया हुआ है, इस पर पिटिशंस भी सुप्रीम कोर्ट में, तो देखिए वहां से क्या बात निकल करके सामने आती है। जहां तक सरकार का रुख है, ये काम होना था 2030 तक, सरकार ने इसको एक्सपीडाइट किया है। हम 2026 में ही E20 पेट्रोल कंप्लायंट हो गए, जबकि 2030 तक के लिए पहले एक टारगेट रखा गया था। सरकार जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंपोर्ट डिपेंडेंस जो क्रूड ऑयल है उसके ऊपर कम करना चाहती है। और दूसरा पहलू इसका ये बताया जाता है कि इससे किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। जो एथेनॉल बनता है वो कृषि बाय प्रोडक्ट है, और इसलिए इसका रूरल इकोनॉमी पर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये विवाद इसलिए है क्योंकि अब देश में केवल E20 पेट्रोल ही मिलता है, इसका कोई और वर्जन अब उपलब्ध नहीं होता। अब एक खबर लास्ट में आपको मैं बताता हूं, क्योंकि एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल बैटल होने वाली है। बांकीपुर की जो सीट है बिहार में, जहां से बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन चुनकर के आए थे, उनका इस्तीफा हुआ, अब वो राज्यसभा पहुंच गए हैं। तो उनके इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव होगा, और इस मुकाबले को इंटरेस्टिंग बना दिया है जन स्वराज के करता धरता प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर अब इस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर क्या कर पाएंगे ये देखना है। ये इसमें सीट में इंटरेस्ट केवल इसलिए पैदा हो पाया क्योंकि ये सीट बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट की सीट थी, और उनकी एक तरीके से पारिवारिक और पारंपरिक सीट है। 40 साल से बीजेपी यहाँ कभी हारी नहीं है। लेकिन क्या प्रशांत किशोर, जिन्होंने बिहार का असेंबली इलेक्शन जब हुआ था तो उन्होंने वो चुनाव नहीं लड़ा था,
उस वक्त ये कहा गया था कि अगर वो चुनाव खुद लड़ते तो शायद वोटर्स के अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस पैदा कर पाते। तो बांकीपुर की सीट में वंदना कुमारी लड़ी थी 2025 के विधानसभा चुनाव में और उनको 7,717 वोट मिले थे। नितिन नवीन जीते थे, उनको 98,299 वोट मिले थे, 1 लाख के आसपास। रेखा कुमारी आरजेडी से वो दूसरे नंबर पर थी, उनको 46,363 वोट मिले थे और वंदना कुमारी जी को 7,717 वोट मिले थे। मतलब लगभग 5% से थोड़ा कम प्रतिशत वोट जो है वो उनको मिला था। और पूरे बिहार में अगर आप देखेंगे तो जनसुराज पार्टी को जो वोट मिले थे वो थे 16,77,583 वोट। ये लगभग 3.5% से थोड़ा सा कम वोट उनको मिला था और 243 में से 236 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी जनसुराज पार्टी की। लेकिन ये एक किस्म का गैम्बल है जो प्रशांत किशोर खेल रहे हैं, एक मौका देख रहे हैं, वो तलाश रहे हैं बिहार की पॉलिटिक्स में एक बार फिर रेलेवेंट बनने का। चुनाव में उनकी पार्टी का मीडिया में तो बहुत ज़्यादा जोर था, मीडिया में उनको बहुत स्पेस भी मिलता था, लेकिन चुनाव में वो कुछ नहीं कर पाए। इसके बाद लोगों की नज़र से एक किस्म से जनसुराज पार्टी जो है वो धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। तो उनको अब ये मौका दिखाई दे रहा है, एक बार फिर से मीडिया हाईलाइट भी बनेगी और अगर बेहतर कर जाती है, वो जीतेंगे ये तो कोई दावा नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो बेहतर कर जाते हैं इस उपचुनाव में तो फिर एक बार जनसुराज को खड़ा करने का एक अवसर वो तलाश रहे हैं कि वो मौका उनको दोबारा मिले। लेकिन क्या बिहार की जनता ने उनमें कुछ ऐसा देखा, उनकी पार्टी में उन्होंने जो भी अपनी विचारधारा बताई है उससे अगर विधानसभा चुनाव में कोई प्रभावित नहीं हुआ तो एक बाई इलेक्शन में कैसे कोई इन्फ्लुएंस हो जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बात तो ये भी चल रही है कि वो बीजेपी के सामने एक संयुक्त उम्मीदवार उतारा जाए जनसुराज का। कांग्रेस पार्टी बताया जाता है कि इस पक्ष में है कि वो अपना कैंडिडेट न दे, लेकिन आरजेडी, क्योंकि आरजेडी लोकल पार्टी है, वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है, तो वो जनसुराज को भी कोई स्पेस नहीं देना चाहती, वो अपना कैंडिडेट उतारना चाहती है। लेकिन अगर कांग्रेस और आरजेडी कैंडिडेट ना दें, एक संयुक्त उम्मीदवार विपक्ष का जनसुराज की तरफ से प्रशांत किशोर अगर बनाए जाते हैं, तब भी क्या वो बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? एक इंटरेस्टिंग बैटल है, उसका नतीजा जो है हमको देखना पड़ेगा। एक चीज़ और बस बताता चलूँ आपको, क्योंकि अब ये मानसून सेशन की तैयारियां लगभग पूरी हो गई और मानसून सेशन में भारतीय जनता पार्टी ये बताया जा रहा है कि कई अहम बिल लाना चाहती है, जिसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा और 2/3 बहुमत की उसको ज़रूरत होगी। चाहे वो 130वां संशोधन है जिसमें 30 दिन की हिरासत के बाद चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे मंत्री, उनको अपने पद से उनकी मतलब पद मुक्त माना जाएगा। महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन बिल भी है। इसको लेकर के एक अपडेट यह है कि राज्यसभा की बंगाल की 3 सीटों के लिए भी उपचुनाव डिक्लेयर कर दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी बड़ी कंफर्टेबली वो तीनों सीट जीत जाएगी और इसके साथ बीजेपी अपने दम पर राज्यसभा में मेजॉरिटी से केवल 6 सीटें कम पीछे होगी। मतलब बीजेपी अपने दम पर मेजॉरिटी मार के पास होगी और ये लगभग 3-4 दशक के बाद ऐसा हो रहा है कि कोई एक पार्टी, एक सिंगल पार्टी, वो राज्यसभा में मेजॉरिटी हासिल कर ले। तो ये भी एक अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है जो भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है। और इसके अलावा 2/3 के बहुमत के काफ़ी करीब एनडीए एज अ होल, सारी पार्टियां मिला करके वो पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस लिहाज से देखें तो बीजेपी के लिए 2/3 की लड़ाई राज्यसभा से ज़्यादा लोकसभा की लड़ाई है। अब लोकसभा में वो नंबर कैसे पूरा होगा, आपको इस प्रोग्राम में और इंडिया टीवी पर लगातार हम बताते रहेंगे। आप देख रहे थे भारत की खबर, आज इतना ही।